यानी मेंडल के जो नियम थे उनके इनहेरिटेंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां बात कर लेता हूं कि जैसा कि चैप्टर जेनेटिक्स का जो है, इस जेनेटिक्स का मीन्स क्या होता है, इस जेनेटिक्स का मीनिंग क्या है। तो इस जेनेटिक्स के मीनिंग की मैं बात अगर करूं तो इस जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होगा। जेनेटिक्स का मीनिंग होगा टू बिकम, या हम कह सकते हैं टू ग्रो। और ये जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये जेनेटिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक वर्ड। जेनेटिक्स वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया था? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। और ग्रीक वर्ड जेनेटिक्स जो है, इसका मीनिंग होता है टू बिकम या फिर टू ग्रो। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये फर्स्टली किसके द्वारा यूज किया गया, या सर्वप्रथम उपयोग में इस जेनेटिक्स वर्ड को किसने लिया था? वो लिया था विलियम बैटसन ने, जिसको अपन शॉर्ट में डब्ल्यू बैटसन लिख सकते हैं। डब्ल्यू बैटसन फुल फॉर्म हो जाएगी विलियम बैटसन। यहां ये तीन बेसिक चीज जो आपको जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज में रखनी है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये जो जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स किसकी स्टडी करवाती है, या इस जेनेटिक्स में हम स्टडी किसकी करते हैं। तो इस जेनेटिक्स के अंदर हम वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इन दो चीजों की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। यानी वेरिएशन का मतलब विविधता हो गया, हेरिडिटी का मतलब है कि अपनी आनुवांशिकता से। वेरिएशन और हेरिडिटी की अगर अपन अलग अलग जनरेशन के मध्य स्टडी करते हैं तो साइंस की वो ब्रांच ही हमारी क्या कहलाएगी? जेनेटिक्स कहलाएगी। यहां हम जेनेटिक्स की आसान सी सिंपल से स्टेप के अंदर डेफिनेशन दे सकते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर वेरिएशन और हेरिडिटी की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी जेनेटिक्स कहलाती है। इसके बाद मैं यहां चर्चा करता हूं कि जेनेटिक्स का जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको माना गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो माना गया है मेंडल को। पूरा नाम या इसका फुल फॉर्म जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, यानी पूरा नाम इसका ग्रेगर जॉन मेंडल है। शॉर्ट रूप में हमें याद रखना है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक प्लांट यूज में लिया था। वो प्लांट कौन सा था? तो यहां मैं उस प्लांट की चर्चा करता हूं कि मेंडल ने जो प्लांट चूज किया था, उस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो प्लांट कौन सा था? वो पी प्लांट था, यानी मटर का प्लांट था। यहां पर आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन या सस्पेंस जो क्रिएट होता है, उसको हमें थोड़ा सा दूर करना है। पी प्लांट की वेराइटीज बहुत सारी हो सकती है। तो कंपटीशन में या फिर आपके 12th की एग्जाम के अंदर या 10th की बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से प्लांट को यूज में लिया था, और वहां अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार मिले, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाए गार्डन पी, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाए स्वीट पी, थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाए बॉथ, और फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाए नन ऑफ दीज। तो आपका वहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन डिपेंडेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें डायरेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। तो यहां आपने शुरुआत में देखा कि प्लांट कौन सा लिया था? पी, मटर का लिया था। लेकिन यहां पर मटर की दो वेराइटीज दे दी उसने। एक तो कौन सी दे दी? गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर दे दी, और एक स्वीट पी यानी मीठी मटर दे दी। और भी वेराइटी हो सकती है, मैंने सिंपल से एग्जाम्पल लिए। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? गार्डन पी होगा। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं रखनी है, ये आपको दूर कर लेना है कि मेंडल ने जिस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लांट कौन सा था? गार्डन पी था। और इसी गार्डन पी का, अगर मैं इसी गार्डन पी की बात करूं तो इसी गार्डन पी का बॉटनिकल नेम क्या है? इसी गार्डन पी का बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम है। कौन सा नेम है? बॉटनिकल
बॉटनिकल नेम क्या है इसका? पाइसम सेटाइवम। ये पाइसम सेटाइवम कौन सी मटर का बॉटनिकल नेम है? ये गार्डन पी का बॉटनिकल नेम है। तो आपको ये भी थोड़ा सा कंसीडर करके रखना है, गार्डन पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। माइंड के अंदर एक थॉट ये भी आ रहा होगा कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे पादप हैं, लेकिन फिर भी मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना, उसने उद्यान मटर ही क्यों चुनी? तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, उन रीजंस की भी मैं यहाँ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेंडल ने मटर का पादप लिया था, तो इसका मतलब ये है कि मेंडल ने उस प्लांट के बारे में अपनी थोड़ी सी जो रिसर्च है वो पहले से कर रखी थी, और रिसर्च करने के बाद ही उसने ये कदम या ये स्टेप उठाया होगा कि हमें सिर्फ मटर का पादप लेना चाहिए। तो यहाँ आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मटर का पादप ही क्यों? तो इस क्यों का जवाब मैं देता हूं आपको अभी, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मटर का प्लांट ही क्यों चूज किया। तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि पी प्लांट का सिलेक्शन मेंडल ने क्यों किया। तो हम यहां बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, यानी अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया गया। तो उसका फर्स्ट रीजन तो ये था कि जो पी प्लांट का फ्लावर जो था वो बाइसेक्सुअल था। कैसा था? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल होने के कारण ही वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी था, सेल्फ पॉलिनेटेड। अब यहां पर ये जो दो चीजें आई हैं, एक तो बाइसेक्सुअल और सेल्फ पॉलिनेटेड, ये चीज आप अच्छी तरीके से 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। बाइसेक्सुअल का मीन्स यहाँ ये होता है कि अगर एक प्लांट के फ्लावर के अंदर दोनों जो जननांग है या दोनों जो गोनेड्स हैं, अपन ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो अगर एक ही प्लांट के एक फ्लावर के अंदर उपस्थित हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसके बाद अगर वो फ्लावर दोनों जननांगों को धारण किए हुए है, तो सेल्फ पॉलिनेशन आराम से उसके अंदर हो सकता है। तो यहां पर एक चीज ये भी निकल के सामने आती है कि अगर पुष्प या अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया जरूर होगी। तो पहला रीजन यही था कि पी प्लांट जो था वो बाइसेक्सुअल था, और उसका जो फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था, और बाइसेक्सुअल होने के कारण वो सेल्फ पॉलिनेटेड था। और इस सेल्फ पॉलिनेटेड से फायदा क्या था? फायदा ये था कि अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड होगा, तो उसके अंदर उसकी जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी मैनी जनरेशन तक स्टेबल रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो उसके अंदर जो शुद्धता है उस प्लांट की, वो जो प्योरिटी है, वो कई जनरेशन तक आगे से आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो बनी रहती है, वो कम नहीं होती। तो एक रीजन तो था ये। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा रीजन ये था कि ये जो पी प्लांट है, ये पी प्लांट इजीली और एनीवेयर, यानी कहीं भी ग्रो करवाया जा सकता है। मटर का जो पादप है वो आसानी से और कहीं भी आप उसको ग्रो करवा सकते हो। इसके लिए लार्ज जो लैंड होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसको एज लाइक ए पोट, एक गमले के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल लैंड के अंदर भी उगा सकते हैं। ये भी एक रीजन माना गया था। मेंडल ने अपने मटर के पादप को चुनने के पीछे कारण ये भी बताया कि मटर का पादप चुनने का कारण ये भी था कि उसे आसानी से और कहीं भी हम ग्रो करवा सकते हैं। थर्ड अगर अपन ये माने, तो थर्ड रीजन हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो पी प्लांट है, ये पी प्लांट ये ईयरली प्लांट है। ईयरली प्लांट से मेरा मीन्स यहां ये है कि ये एक वर्षीय पादप है, और एक वर्षीय पादप होगा
तो उसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी टोटल स्टडी हम 1 साल के अंदर आसानी से कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर हम अगर उसकी स्टडी कर सकते हैं तो हमारे एक्सपेरिमेंट को ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। हम उसके निष्कर्ष या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 1 ईयर के अंदर आसानी से देख सकते हैं कि कौन से रिजल्ट्स आए, किस प्रकार से क्या हुआ। इसके बाद फोर्थ हम ये भी मान सकते हैं कि इसके अंदर ये जो पी प्लांट चूज किया गया था, इस पी प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो भी इजीली करवाया जा सकता है। यानी मैं ये कहूं कि अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई जीन किसी अन्य पुष्प के अंदर ट्रांसप्लांट करवाना चाहें या उसको उस जीन को किसी दूसरे फ्लावर के अंदर मूव करवाना चाहें तो हम आसानी से इसके अंदर करवा सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पी प्लांट के अंदर। इसके लिए एक क्रिया होती है, वो करवाई थी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, इमस्कुलेशन का मतलब होता है विपुंसन। और इस इमस्कुलेशन के अंदर होता क्या है, एंथर रिमूव किया जाता है, रिमूव एंथर। यानी हम अगर ये कहें कि स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले ही अगर हम उस फ्लावर के एंथर को वहां से रिमूव कर दें तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन तो तभी हो सकता है ना जब उस फ्लावर के एंथर और उस एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी की स्टिग्मा के ऊपर ग्रो कर जाए, तब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन यहां पर मेंडल ने क्या किया, अपने प्रयोग के अंदर उस पादप में क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, यानी अपनी इच्छित जीन को उसमें ट्रांसफर करने के लिए उसने क्या कर दिया, प्लांट के अंदर रिमूव कर दिया एंथर को। यानी उस फ्लावर का स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले ही एंथर को रिमूव कर दिया गया। एंथर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी इमस्कुलेशन, जिसको हिंदी में विपुंसन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पी प्लांट के सिलेक्शन की बात करूं तो पी प्लांट का सिलेक्शन का रीजन हम ये भी मान सकते हैं कि इस पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, यानी बहुत सारे विपर्यासी लक्षण भी थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मेंडल ने जो मटर का पादप सेलेक्ट किया था या सिलेक्शन किया था मटर के पादप का, उसके अंदर उसने 34 पेयर्स, यानी टोटल की अगर बात करें तो 34 पेयर्स जो कैरेक्टर्स थे इनके बारे में देखा गया था, 34 के बारे में। यानी 34 पेयर्स से कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो पाए गए थे मटर के अंदर, लेकिन मेंडल ने इनमें से सिर्फ 7 पेयर्स, कितने जोड़ी, सिर्फ 7 जोड़ी, 7 पेयर्स जो कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर्स का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं या हम ये समझ सकते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन ही क्यों किया। तो ये उस पी प्लांट के सिलेक्शन के कुछ रीजंस हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में ना आई या आपके माइंड में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, उस डाउट को जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं अगले क्रम में ये देखता हूं कि ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनमें से 34 में से मेंडल ने कितने चूज किए हैं, सिर्फ 7 जोड़ी यानी 7 पेयर्स किए हैं। तो ये 7 जोड़ी जो लक्षण थे वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे, हम इनकी चर्चा करते हैं अब। कि वो जो 7 पेयर्स जो मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए थे उन कैरेक्टर्स के अंदर ही मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद नई जो वेराइटीज हैं प्लांट की वो जनरेट की थी। नई वैरायटी जनरेट करने के लिए हमें पता है कि हमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर क्या करना पड़ेगा, जीन को रिमूव करना पड़ेगा या जीन को हमें ट्रांसप्लांट या उसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पर उन 7 पेयर्स की जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। सबसे फर्स्ट हम यहां पर बात करेंगे कैरेक्टर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे डोमिनेंट की, और उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे
रेसेसिव की। यहां पर आपको ये मोस्टली ध्यान रखना है कि डोमिनेंट और रेसेसिव का मीन्स यहां हम ये लगाएंगे, क्योंकि जितने भी करेक्टर हैं उन करेक्टर्स में कुछ तो क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं यानी डोमिनेंट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वो रेसेसिव होते हैं यानी अपना इफेक्ट वो शो नहीं कर पाते। तो यहां पर मैं बात करता हूं सबसे पहले इन करेक्टर्स में सबसे पहला करेक्टर उसने लिया था हाइट का। कौन सा करेक्टर लिया उसने, हाइट का। देखो विद्यार्थियों, ये करेक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी काम होता है उसके, या हम ये कहें कि कोई भी सिक्का जो होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी हो सकता है एक बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी करेक्टर्स लिए जाएंगे उन सारे के सारे करेक्टर्स के दो पहलू हैं। एक तो पहलू हो गया अपना डोमिनेंट यानी प्रभावी, और एक हो गया अपना रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। यहाँ हम प्रत्येक की एक एक बारी बारी से इनकी चर्चा करते हैं। हाइट की बात करते हैं सबसे फर्स्ट, कि प्लांट की जो हाइट है वो हाइट कैसी है। तो हाइट दो तरीके की थी, उस प्लांट की हाइट कितने तरीके की थी, दो तरीके की थी। एक तो प्लांट था टॉल और एक था प्लांट ड्वार्फ। यानी एक प्लांट का पहलू तो हो गया टॉल यानी लंबा पादप हो गया, रेसेसिव के अंदर उसका रूप कौन सा हो गया, ड्वार्फ यानी कि बोना हो गया। सेकंड जो करेक्टर था वो सेकंड करेक्टर था कलर ऑफ पोड। कलर ऑफ पोड, यहां पर मेंडल ने कलर ऑफ पोड के बारे में जब दो पहलुओं की चर्चा की तो कलर ऑफ पोड अपने पास भी दो तरीके के थे। कलर ऑफ पोड में एक तो आ जाता है अपना ग्रीन कलर और एक आ जाता है अपना येलो कलर। तो कलर ऑफ पोड में डोमिनेंट तो कौन सा था, ग्रीन, और रेसेसिव कौन सा था, येलो। यहां पर भी ये ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, येलो के ऊपर। थर्ड करेक्टर की मैं बात करता हूं तो थर्ड करेक्टर है अपना शेप ऑफ सीड। थर्ड करेक्टर अपन देखें तो थर्ड करेक्टर मेंडल ने लिया था शेप ऑफ सीड। अब शेप ऑफ सीड यानी बीज की आकृति भी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो बीज राउंड होगा और या फिर वो बीज कैसा होगा, रिंकल्ड। ये भी मेंडल के उन 7 लक्षणों में से एक था। राउंड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और रिंकल्ड जो है वो क्या है, रेसेसिव है। इसके बाद फोर्थ करेक्टर की अपन बात करते हैं। फोर्थ करेक्टर आता है अपना शेप ऑफ पोड, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। फोर्थ आ जाता है अपना शेप ऑफ पोड। और ये शेप ऑफ पोड जो है ये भी दो तरीके का हो सकता है, या तो इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। या तो वो क्या होगा, इन्फ्लेटेड होगा यानी फूला हुआ होगा, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया यहाँ पे संकुचित होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ करेक्टर की। तो फिफ्थ करेक्टर हो गया इसका, पांचवा जो करेक्टर है जो मेंडल ने चूज किया था वो है कलर ऑफ कॉटिलिडन। कलर ऑफ कॉटिलिडन। ये जो कलर ऑफ कॉटिलिडन है, ये कलर ऑफ कॉटिलिडन भी दो तरीके का हो सकता है। या तो ये कलर होगा डोमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो कलर ऑफ कॉटिलिडन में डोमिनेंट होगा येलो, और रेसेसिव कौन होगा, ग्रीन। कलर ऑफ कॉटिलिडन यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं बीज पत्र के रंग की। तो बीज पत्र के रंग में डोमिनेंट तो कौन हो गया आपका, येलो हो गया, और रेसेसिव कौन हो गया आपका, ग्रीन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो अपन बात करते हैं, हाइट हो गई, कलर ऑफ पोड हो गया, शेप ऑफ सीड हो गया, शेप ऑफ पोड हो गया, कलर ऑफ कॉटिलिडन हो गया। इसके बाद आता है अपना कलर ऑफ सीड कोट। छठा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट आता है अपना कलर ऑफ सीड कोट। कलर ऑफ सीड कोट। अब ये कलर ऑफ सीड कोट की अपन अगर बात करें तो कलर ऑफ सीड कोट भी दो तरीके का हो सकता है। ये कलर ऑफ सीड कोट दो तरीके कौन से हैं, एक तो है ग्रे और दूसरा है व्हाइट। ग्रे कलर हो सकता है या फिर व्हाइट कलर हो सकता है।
यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलग अलग बुक्स के अंदर आपको ये जो कलर ऑफ सीड कोट है, ये कुछ बुक्स के अंदर ये पॉइंट आपको मिल सकता है, जबकि कुछ राइटर्स ने इस कलर ऑफ सीड कोट की जगह कलर ऑफ फ्लोवर ये वाला पॉइंट जो है वो शो कर रखा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, कुछ राइटर्स ने इसकी जगह कलर ऑफ सीड कोट की जगह कौन सा पॉइंट मान रखा है, कलर ऑफ फ्लोवर। और कलर ऑफ फ्लोवर में भी दो चीजें हैं, पर्पल डोमिनेंट है और व्हाइट जो है ये क्या है, रेसेसिव है। तो ये चीज आप यहाँ कंफ्यूज ना रहें, आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है। कलर ऑफ सीड कोट की जगह कुछ बुक्स के अंदर आपको क्या मिल सकता है, कलर ऑफ फ्लोवर। इसके बाद लास्ट जो 7th कैरेक्टर है वो है अपना पोजीशन ऑफ फ्लोवर। पोजीशन ऑफ फ्लोवर की बात करें तो पोजीशन ऑफ फ्लोवर भी दो तरीके की हो सकती है। अगर डोमिनेंट की बात करें तो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी और रेसेसिव की अगर बात करें तो वो हो सकता है टर्मिनल। ये वो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज लिए थे, और ये सातों के सातों लक्षण ही मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिए। और इन्हीं लक्षणों के मध्य उसने क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था, और क्रॉस करवाकर हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया द्वारा न्यू जो जनरेशन है वो प्राप्त की थी। तो ये 7 कैरेक्टर्स आपको मैं ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आए होंगे। इन 7 कैरेक्टर्स को ही आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली इनमें से काम हमें 2-3 ही लेने हैं, लेकिन 7 कैरेक्टर अगर पूछ लिए जाए एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे। ये 7 कैरेक्टर्स थे। इनके बाद मैं बात करता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जब अपन हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो उन क्रॉस के अंदर हमें काम आएंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमें किसी भी क्रॉस को करवाने के लिए क्या चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होंगे उनको डिनोट किससे किया जाता है, या फिर आपके पास फर्स्ट पेरेंट के क्रॉस से कौन सी जनरेशन आती है, फिर सेकंड जो जनरेशन है वो हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अभी सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं कि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को यहाँ पर डिनोट किया गया है P से। अगर फर्स्ट पेरेंट की अगर मैं बात करूं तो वो P1 से डिनोट किया जाएगा, और सेकंड पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो P2 से डिनोट किया जाएगा। सेकंड अपन बात करते हैं कि फर्स्ट जो जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन को F1 से डिनोट किया जाता है, और जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड पॉइंट के अंदर अपन देखें, सेकेंड जो जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन को यहां डिनोट किया गया है F2 से। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पेरेंट जो फर्स्ट होते हैं, इन पेरेंट फर्स्ट में क्रॉस से कौन सी जनरेशन आती है, F1 जनरेशन आती है। और इस F1 जनरेशन के अंदर एक क्रॉस करवाना पड़ता है हमें, सेल्फ क्रॉस। क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस। लेकिन यहां ध्यान रखना, F1 जनरेशन के अंदर जितनी भी आपको संततियां प्राप्त होती हैं, उन संततियों में से आपको पहले चूज क्या करने पड़ेंगे, जनक यानी पेरेंट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। वो पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, P2। और इन P2 के अंदर या इन जनरेशन के अंदर फिर हम क्या करवाएंगे, यहां पर सेल्फ क्रॉस करवा देंगे, और सेल्फ क्रॉस के बाद हमारे पास कौन सी जनरेशन आ जाएगी, F2। अब इस F2 जनरेशन के अंदर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। आपको एक तो यहां पे निकालना पड़ता है जीनोटाइप, और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा फिनोटाइप। तो यहां ये भी आपको क्लियर कर लेना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते कौन सी जनरेशन का है, तो वो हमें निकालना पड़ता है F2 जनरेशन के अंदर। तो ये कंफ्यूज ना हो, तो ये चीज भी आप थोड़ी सी मेंशन रखें। इसके बाद हमें ये पता है कि जब पेरेंट्स से जो करेक्टर्स है, या जिनको अपन जेनेटिक जो करेक्टर है वो कह रहे हैं, वो पेरेंट्स से ही किसके अंदर आते हैं, चाइल्ड के अंदर, या उनकी जो संतति है उसके अंदर आते हैं।
तो पेरेंट्स से उन करेक्टर्स को लाने का काम कौन करता है? तो अगर अपन मेंडल की बात करें तो मेंडल ने उन करेक्टर्स को या उन लक्षणों को क्या कहा था? फैक्टर। मेंडल ने उन लक्षणों को जो कि एक पीढ़ी से या एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी के अंदर या सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे या रिमूव हो रहे थे, वो क्या कहला रहे थे? मेंडल के द्वारा तो कहा गया था उनको फैक्टर। और अगर वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट में इन्हीं फैक्टर्स को क्या कहा जा रहा है? जीन कहा जा रहा है। और जीन के बारे में हमें पता है, जीन ही वो करेक्टर है या वो फैक्टर हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करेक्टर्स को ले जाने का काम करते हैं या ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसीलिए आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसकी आंख, नाक, कान, उसकी स्किन या उसके अलग जो और बाकी के अंग हैं, पार्ट ऑफ बॉडीज हैं, उनको कंपेयर किया जाता है उनके पेरेंट्स के साथ या उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। और फिर बताया जाता है जैसे कि इसकी आंख इसकी मम्मी को गई है, इसकी जो नाक है वो इसके पापा को गई है, वो इसके दादा को गई, इसकी आवाज इसकी दादाजी जैसी है, चाचा जैसी है। ये सारी चीजें हम कब बता पाते हैं? क्योंकि हम वो करेक्टर्स उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और वो करेक्टर उसके अंदर कहां से आए? वो करेक्टर उसके पेरेंट्स से आए हैं। और पेरेंट्स में कहां से आए? वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आए हैं। तो ये चीजें इसी प्रकार रिलेट है एक दूसरे के साथ। तो जेनेटिक्स इसी प्रकार आगे से आगे चलती रहती है और ये लक्षण एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिमूव होते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। यहां पर ये अपन ने मेंडल की थोड़ी सी चर्चा की है। इसके अलावा एक चीज और है, मेंडल ने ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, ये अपने एक्सपेरिमेंट उसने बहुत पहले ही कर लिए थे, लेकिन इनको स्थायित्व नहीं मिला, यानी ये प्रकाशन में नहीं आ सकी। लेकिन मेंडल की मृत्यु के बाद लगभग अपन बात करें 1900 एडी की, तो 1900 एडी के अंदर 3 साइंटिस्ट थे। पहला साइंटिस्ट था ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा साइंटिस्ट था कार्ल कॉरेंस, तीसरा साइंटिस्ट था एरिक वॉन शेरमैक। एरिक वॉन शेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने जो रिजल्ट्स, जो इनके पास रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स मेंडल पहले ही निकाल चुका था। मेंडल पहले ही अपने जो एक्सपेरिमेंट है उनके अंदर उसने वो रिजल्ट पहले ही शो कर दिए थे। लेकिन 1900 के लगभग इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने रिजल्ट्स को जब प्राप्त किया तो वो रिजल्ट सेम के सेम किसके समान थे? जो मेंडल ने रिजल्ट दिए थे उनके समान थे। तो यहाँ पर मेंडलियन जो जेनेटिक्स है उसकी रीडिस्कवरी हुई है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मेंडलिज्म जो था उसकी रीडिस्कवरी किसने की? तो वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ह्यूगो डी व्रीज थे, कार्ल कॉरेंस थे और एरिक वॉन शेरमैक थे। एक क्वेश्चन इनके ऊपर ये भी पूछा जाता है कि ये थे कहां से, कौन कौन से देश के ये वैज्ञानिक थे? तो ह्यूगो डी व्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये हॉलैंड से थे। अगर कार्ल कॉरेंस की बात करें तो ये जर्मनी से थे। और अगर एरिक वॉन शेरमैक की बात करें तो ये शेरमैक थे ऑस्ट्रिया के। ये तीनों वैज्ञानिक इन देशों से थे और इन्होंने मेंडलिज्म की क्या की? रीडिस्कवरी की। मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किसने किया? इन 3 साइंटिस्टों ने किया। ये तीनों साइंटिस्ट थे कहां से? हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। कहां से थे? हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। कई बार इन वैज्ञानिकों के बारे में और इनके देश के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनके अंदर कुछ चीजें
फैक्ट भी हैं, वो फैक्ट आपको याद रखने हैं किसी भी कंपटीशन में, या फिर अगर आप बोर्ड की एग्जाम में अगर देते हो तो कई बार हाफ या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड या पॉलीहाइब्रिड जो होता है उनके क्रॉस के बारे में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट के, उन 7 पेयर्स के अंदर उन्होंने किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करवाई, क्रॉस करवाए, और मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड का जो जीनोटाइप फिनोटाइप है वो किस प्रकार से प्राप्त किया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।